आज बात कर रहे हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, संविधान सभा। संविधान के बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा। ये केवल न केवल मतलब परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि सामान्य जिंदगी में संविधान के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी रहती है तो बहुत कुछ फायदेमंद रहता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस टॉपिक के बारे में आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि संविधान कैसे निर्मित हुआ, कैसे बना, क्या हुआ, कैसे कैसे चर्चाएं हुई, अब भीमराव अंबेडकर साहब का क्या योगदान है, सरदार पटेल का क्या योगदान है, जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है, सभी के योगदानों की बात करेगा। और संविधान सभा में कुछ और लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे संवैधानिक सलाहकार थे VN राव, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किस तरीके से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, किस तरीके से सदस्यों को चुना गया, ये तमाम बातें संविधान सभा के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। और ऐसे ही तमाम बिंदुओं को हम आज के टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और उस समय एक पूरी तरीके से संविधान की लगातार मांग चल रही थी, लेकिन मांग तो और पहले से भी चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने मांग की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि संविधान का निर्माण होना चाहिए, वो भी भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के संविधान का निर्माण होना चाहिए या भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए भारतीयों के द्वारा। लेकिन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ। हम बात आज करेंगे सबसे पहले संविधान सभा का विचार की बात करेंगे कि विचार कहां से आया संविधान सभा का। सबसे पहले अगर संविधान सभा के विचार की बात करें तो जो ये विचार आया वो आया मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय को, जिन्हें हम लोग MN राय के नाम से जानते हैं। इनको सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया और इन्होंने अपना विचार 1934 में दिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत की जनता के द्वारा या भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। संविधान सभा का प्रस्ताव की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी ने 1934 में, मई 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव दिया, संविधान सभा का प्रस्ताव दिया। और इन्होंने अपने रांची अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया था। रांची अधिवेशन था इनका, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्मित होना चाहिए और भारतीयों द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। कांग्रेस की अगर बात करें विचार के रूप में तो 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के या संविधान के निर्माण की बात कही या अपना विचार किया या संविधान निर्मित होने की बात स्वीकार की 1935 में। इसके बाद जैसे अगर हम बात करेंगे कि भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया, वो विचार सबसे पहले मैंने बताया 1934 में वामपंथी नेता थे MN रॉय, उनके द्वारा दिया गया था। और साथ में 1934 में, मई 1934 में मैंने बताया स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के प्रस्ताव रखा गया था। उसने मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए जो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। ठीक है, यह भारत के लिए संविधान होना चाहिए और जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की और उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की भी बात की। उन्होंने कहा कि वयस्क आधार पर मतलब मताधिकार होना चाहिए और संविधान निर्माण हेतु, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। आगे अगर हम बात करें संविधान सभा की कि संविधान सभा गठित कैसे हुई या संविधान सभा में सदस्य कितने थे, संविधान सभा में कौन कौन सदस्य था, किस तारीख को गठित हुई, तो उसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो संविधान सभा का जो गठन हुआ
वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और इन्होंने संविधान सभा के जो सदस्य रखे, सदस्य संख्या घोषित की, वो रखी 389 सदस्यों को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी। ये कुल है। अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ है, इस वजह से ये संख्या 389 है। बाद में ये संख्या परिवर्तित हो जाती है जब भारत का विभाजन हो जाता है। तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों द्वारा चुने जाने थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र द्वारा चुने जाने थे और बाकी के बचे सदस्य 93 सदस्य देसी रियासतों द्वारा चुने जाने थे। इतने सदस्य देसी रियासतों द्वारा चुने जाने थे। अब हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा में सदस्य हैं, उन सदस्यों को किस तरीके से चुना जाएगा। तो सब सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया गया था, बल्कि आंशिक रूप से प्रत्यक्ष कह सकते हैं, या हम लोग अप्रत्यक्ष तरीका कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एक प्रकार से इनका चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। संविधान सभा में अगर बात करें तो महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 रही है। सबसे पहले संविधान सभा की इन बातों के साथ सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उनका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही उपाध्यक्ष भी चुना गया था। 2 लोगों को उपाध्यक्ष चुना गया था। एक थे एससी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी। 2 लोगों को उपाध्यक्ष भी चुना गया था। साथ ही अगली जो बैठक होनी थी वो हुई 13 दिसंबर को। जब बैठक हुई 13 दिसंबर की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया या लाया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो आगे जाकर कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है। ये प्रस्तावना का रूप लेता है आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे
मैंने बात की कि संविधान सभा का जो गठन यह हुआ वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ। साथ में इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाने थे। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों द्वारा, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों द्वारा और 93 देशी रियासतों द्वारा चुने जाने थे। ध्यान रखें कि एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की आबादी पर होना था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव का एक पैमाना तैयार किया गया था संविधान सभा में, कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या इस आधार पर निर्धारित की गई थी कि एक सदस्य जो चुना जाएगा वो 10 लाख की आबादी पर चुना जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि मैंने बताया कि कृष्ण मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन बना, जिसके सदस्य थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जिन्होंने भारत भेजा गया और उन्होंने कैबिनेट मिशन इसे कहा गया। इन सदस्यों को जो पूरी तरह से मिलाया गया और इनको कहा गया कैबिनेट मिशन। इन्होंने सिफारिश की और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया या संविधान सभा निर्मित की गई। कैबिनेट मिशन के अनुसार मैंने बताया कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों और राज्यों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मतलब हर प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। और मैंने बताया था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा का चुना जाना था। केवल एक सदस्य चुना जाएगा 10 लाख की आबादी पर। ठीक है, तो सीटों दी जानी थी और सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी और ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटों में मैंने बताया कि 292 सीटें प्रांतों के पास थी। वहीं चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के पास 4 सीटें थी। 292 सीटें प्रांतों को दी गई थी इसमें से, और प्रांतों में से ही 4 सीटें चीफ कमिश्नर क्षेत्र में विभाग को उनको प्रदान की गई थी। आगे हम बात करेंगे इन 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों में से किया जाना था। मैंने बताया कि 292 सदस्य प्रांतों से चुने जाने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुने जाने थे। तो इसमें 11 प्रांतों द्वारा चुने गए और 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाना था। सबसे एक सदस्य ही चुने जाने थे। चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने गए थे 4 सदस्य। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बिंदु की, तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 भागों में बांट दिया गया था। 3 समुदायों में बांटे गए थे। समुदायों में किस तरीके के उन्होंने बांट दिया? 3 समुदायों में। पहला समुदाय था मुसलमान, दूसरा समुदाय था सिख और तीसरा साधारण या सामान्यवाद कह सकते हैं। ये जो साधारण या सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य तीसरा समुदाय है, इसमें ही हिंदू वगैरह आते थे। ठीक है, इसमें ही हिंदू वगैरह आते थे। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदायों के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। ये संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव का निर्वाचन का एक तरीका था। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। अगली बात करेंगे तो देशी रियासतों का प्रतिनिधियों का चुनाव जो रियासत के प्रमुख थे या रियासत में जो राजा थे या जो भी शासक वर्ग थे उनके द्वारा निर्धारित करना था।
उसमें चुनाव का कोई भी एक प्रकार से व्यवस्था नहीं थी। उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो रियासत है, रियासत का जो शासक है ना, वही निर्धारित कर देता था कि हमारी तरफ से कौन संविधान सभा में जाएगा। तो ये निर्धारित कर दिया गया रियासतों के द्वारा कि हमारी तरफ से एक प्रकार से मनोनीत कर दे रहे थे सदस्यों को। आगे की बात करेंगे तो संविधान सभा मैंने बताया था आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित, यानी कि जब हम चुनी गई की बात करेंगे तो प्रांतों में हम देखेंगे कि प्रांतों में कैसे चुने गए, वहां पर चुनाव हुआ, भले ही वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था लेकिन चुनाव तो हुआ था वहां। वहीं अगर हम लोग देशी रियासतों की बात करेंगे तो रियासतों में जो सदस्य चुने गए वो नामांकित हो रहे हैं या मनोनीत किए जा रहे हैं। यहाँ पर जनसंख्या का कोई रोल नहीं है कि जनसंख्या द्वारा चुने जाएंगे। यहाँ के शासक वर्ग जो है इन देशी रियासतों का, वो व्यक्ति चुन ले रहा है, वो अपने सदस्य को मनोनीत करके भेज दे रहा है। निश्चित नहीं है, मतलब एक प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उसमें चुनाव कराए जाए। वहां पर शासक को ही पूरा अधिकार दे दिया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया था कि देशी रियासतों में जो भी व्यक्ति चुनकर आएगा संविधान सभा के लिए, उसे शासक वर्ग द्वारा यानी देशी रियासत की शासक वर्ग द्वारा ही निश्चित कर दिया जाएगा या नामांकित कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा हेतु ब्रिटिश प्रांतों के आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे। जुलाई अगस्त में चुनाव कराए गए। संविधान सभा में जो 296 सीटें थी, जो सीट थी वो 296 थी और 296 सीटों को एक प्रकार से चुनाव कराए गए कि भाई इस पे चुनाव कराएंगे। देशी रियासतों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। देशी रियासतों में लगातार क्या हो रहा है, वहां तो नामांकित कर दिया गया है, लेकिन प्रांत कौन से, जो 292 सदस्य थे प्रांतों से, जो 11 प्रांतों से चुने जाने थे, वही 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुने जाने थे, उनका चुनाव होना था। उनके चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और 15 सीटें अदर ने जीती। अदर ने कई पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा था, जिसमें से 15 सीटें अदर पार्टियों ने जीती। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, ये वयस्क मताधिकार के द्वारा लेकिन निर्वाचित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसकी मांग की थी और उसी के आधार पर बाद में उनकी इस मांग को ध्यान रखा गया और वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा चुनी गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाया गया, फिर भी प्रत्येक समुदाय को पूरा हिस्सा दिया गया। मतलब हिंदुओं को भी उसमें मौका मिला, मुस्लिमों को, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा लगा हो कि कुछ लोगों को नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भले ही ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ जरूर है, लेकिन सबको ध्यान में रखा गया। हर वर्ग के व्यक्ति को संविधान सभा में स्थान मिला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जनजाति या जाति के लोग, साथ साथ महिलाओं को भी इसमें मतलब रखा गया था सदस्य के रूप में। और संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई थी उस समय। आगे बात करेंगे संविधान सभा में ही आगे संविधान सभा की कार्यवाही की बात करेंगे हम लोग। संविधान सभा की कार्यवाही की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि 9 दिसंबर को 1946 को पहली बैठक हुई। दिल्ली में ये बैठक हुई थी, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पुस्तकालय भवन में ये बैठक संपन्न हुई और 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया। ये एक फ्रांस की एक परंपरा रही है, फ्रांस में ऐसे ही चुना गया था और उसी परंपरा के आधार पर भारत में भी सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ध्यान रहे कि पहली बैठक जो हुई थी इसका मुस्लिम लीग ने नहीं शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम लीग ने एक प्रकार से। और ध्यान रहे कि इसमें अगर सदस्यों की बात करें कि कितने सदस्य इस बैठक में शामिल हुए थे, तो 211 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। पहली चीज, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उसने कहा मैं शामिल नहीं होऊंगा या हम शामिल नहीं होंगे। इस जो पहली बैठक हुई इसमें 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ध्यान रहे, संविधान सभा में एक स्थायी अध्यक्ष थे और 2 स्थायी ही उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन था? इसी तारीख को चुन लिया गया था। एक साइड में यहां मैं लिख रहा हूं, उपाध्यक्ष 2 लोग चुने गए थे। उपाध्यक्ष कौन कौन चुना गया था? 2 लोग। एक तो थे एससी मुखर्जी और दूसरे थे बीटी कृष्णमाचारी। इनको उपाध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा में। ध्यान रखेंगे 2 लोग उपाध्यक्ष चुने गए थे। इसी कार्यविधि की अगर हम आगे बात करेंगे तो 13 दिसंबर को मैंने बताया था, 13 दिसंबर को बैठक हुई और 1946 को, और इस दिन JL नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ये भविष्य में जाकर प्रस्तावना बना भारतीय संविधान की, थोड़ा बहुत सुधार के साथ। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि इस प्रस्ताव को 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यह वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। आगे हम बात करेंगे संविधान सभा के ही, तो मैंने बताया था कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। लेकिन सदस्य की बात करेंगे तो इस दिन 211 सदस्य संविधान सभा की इस पहली बैठक में शामिल हुए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और एससी मुखर्जी साथ में बीटी कृष्णमाचारी, इनका भी नाम लिख लेंगे, बीटी कृष्णमाचारी को भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। वही सर BN राव, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में संविधान का नियुक्त किया गया। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वही आगे बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने बताया ना उद्देश्य प्रस्ताव ये वही है जो बाद में जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनेगा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस हमारे संविधान सभा के किस सदस्य ने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यह भारत
में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी महत्वपूर्ण कि कैसे कैसे क्या हमने मतलब एक प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रगल कैसा किया और सब कुछ बताया गया, और संविधान बहुत सारे पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात की। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। मतलब संविधान हमारा कैसा होगा, हम क्या चाहते हैं हमारे संविधान से, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, और हम किस तरीके का संविधान निर्मित करना चाहते हैं ताकि हमारा देश किस तरीके से विकास करेगा आगे जाके, उसकी पूरी रूपरेखा एक प्रकार से कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताई थी कि कैसी संवैधानिक संरचना होगी, कैसे हमारे देश की सरकार होगी, क्या हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे संविधान सभा में, तो मैंने बताया कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी को चुन लिया गया, वहीं बी.टी. कृष्णामाचारी को भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राय। हमारे संविधान को अगर हम समय की बात करें तो हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारे संविधान को निर्माण में लगे, जिसकी कुल 11 बैठक हुई। 11 बैठक हुई, 11 और प्लस एक विशेष अधिवेशन हुआ था, कह सकते हैं विशेष अधिवेशन हुआ था, जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सॉरी, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये अंतिम एक प्रकार से बैठक थी। इसे अगर हम लोग इसको टोटल करके कहेंगे तो फिर 12 बैठकें हो जाएंगी, लेकिन अमूमन 11 बैठक और एक विशेष अधिवेशन की बात होती है। साथ में संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, मतलब बहुत विस्तृत इसका अध्ययन किया गया था। अलग अलग समितियां निर्मित की गई थी, बहुत सारी समितियों ने बहुत सारे संविधानों को पढ़ा, बहुत सारे सदस्यों ने अपनी अपनी ज्ञान को खोला और उन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भीमराव अम्बेडकर थे, वी.एन. राव थे, के.एम. मुंशी थे, कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 60 देशों के संविधान को पढ़ा। 60 देश, मतलब खुद सोचिए कि 60 देशों के संविधान को पढ़ने में कितना समय लगा होगा, कितनी हमारे मतलब संविधान सभा के सदस्यों ने, महापुरुषों ने कितनी भयंकर मतलब मेहनत की, कितना ज्यादा मेहनत की और एक ऐसे संविधान का निर्माण करने की प्रयास किया जो मतलब भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर कर दे, एक प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ा दे। तो संविधान सभा में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन तक विचार किया गया। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया। हर तरीके से एक एक बिंदु पर बात की गई, एक एक बिंदु पर बात की गई कि भाई किस तरीके से हम बनाएंगे, मूल अधिकार कैसे दिए जाएंगे, कैसे क्या क्या होगा, किस तरीके से संविधान पूरा निर्मित किया जाएगा। ये पूरा हम लोगों ने बात की पूरी तरीके से। संविधान सभा में ऐसा नहीं था कि हर चीज एकदम से स्वीकार कर ली गई, उस पर डिबेट होती थी, लगातार बातचीत होती थी कि करना क्या है। कई बार कोई सदस्य किसी के पक्ष में होता था, कई बार नहीं होता था, उस पर डिबेट होती थी। बड़ा मतलब एक प्रकार से मनोरम दृश्य हो जाता होगा कि मतलब डिबेट चल रही है, बड़ा ज्ञान की प्राप्ति होती होगी एकदम से अगर उनको सुने तो। बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे तर्कों की से बात होती होगी। एक सदस्य कोई तर्क देता होगा, दूसरे सदस्य और भी तर्क देते होंगे, तो तर्कों के आधार पर बात होती है। जहां तर्क होते हैं ना वहां तो बहुत मजा आता ही है, क्योंकि तर्क से तर्क जब कटते हैं लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। बात ये नहीं है कि तर्क दिए किसी ने, किसी सदस्य ने तर्क दिए, बात ये है कि हम तर्कों के द्वारा एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम अच्छा बिंदु कोई प्राप्त करना चाहते हैं और हम लोगों ने प्राप्त भी किया। हमारा संविधान बहुत शानदार बनाया गया, जिसको बहुत मेहनत करके बनाया गया। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। 63,96,729 रुपए मतलब लगभग खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपए लगभग खर्च हुए थे। हम 64 लाख रुपए एक सामान्य रूप से बात कर सकते हैं, इतना खर्चा आया। भयंकर डिबेट हुई, महिला सदस्यों ने भी पार्टिसिपेट किया, सभी सदस्यों ने अपना अपने हिस्से का, अपने अपने ज्ञान के आधार पर कुछ ना कुछ संविधान सभा को दिया और कुछ ना कुछ पॉजिटिव भारत के लिए, भारत का संविधान एक ऐसा निर्मित हो जाए
कि जिससे भारत एक विकास यात्रा पर आगे बढ़ सके। आगे हम बात करेंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद संविधान में 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संविधान के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। मतलब संविधान सभा ने ही एक प्रकार से संसद के रूप में काम कर लिया जब तक वो नया चुनाव नहीं हो पा रहा था तब तक के लिए। और अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, क्योंकि तब तक चुनाव हो चुके थे। वो चुनाव पूरी तरह से बहुत अच्छे हुए। भारतीय पहला चुनाव था, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। और ध्यान रहे, मतलब सभी लोगों ने वोट दिया था और भारत ऐसा देश था जिसने संविधान के निर्माण के साथ ही महिलाओं को भी यह अधिकार दिया था। नहीं तो बहुत सारे देशों में तो संविधान बन गया, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, अपनी अपनी बातें जरूर करेंगे सब लोग के हमने अधिकार दिए, लेकिन संविधान सभा के या संविधान निर्माण के साथ किसी देश ने संविधान मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं दे पाया था। केवल भारत ऐसा देश था जिसने संविधान निर्माण के साथ महिलाओं को भी वोटिंग का राइट दिया वयस्क मताधिकार के आधार पर। और किसके आधार पर हम लोगों का चुनाव हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर यह चुनाव हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। चुनाव जीते, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। आगे हम बात करेंगे संविधान सभा के वाचन की। तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए, 3 बार वाचन किया गया और 3 वाचन में जो दूसरा वाचन था, पहला दूसरा, एक प्रकार से 3 वाचन हुए। जो दूसरा वाचन था ये सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा यही था। इसी मतलब इस वाचन में सबसे ज्यादा समय तक चर्चा हुई। इसके बाद आगे संविधान सभा का में बात हुई। तो हम संविधान सभा के वाचन की बात करेंगे तो प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। केवल 5 दिन की बातचीत चली प्रथम वाचन में, जबकि द्वितीय वाचन बहुत लंबा चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन या तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, लगभग 12 दिन ये चला। तृतीय वाचन बहुत महत्वपूर्ण था। तृतीय वाचन में के दौरान ही भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया था। तृतीय वाचन में ही अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ध्यान रहे, भारतीय संविधान में 2 डेट है, 2 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है 26 नवंबर 1949 और एक है 26 जनवरी 1950। इन दोनों में डिफरेंस है। 26 नवंबर के दिन हमने संविधान को स्वीकार किया था या अंगीकार किया था, अंगीकार किया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने भारतीय संविधान को लागू किया था। इस दिन हमने संविधान को लागू कर दिया था। आगे बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद थे उस समय और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां हैं इस समय नहीं, सॉरी, उसी समय 26 नवंबर 1949 में। वर्तमान में ये बदल चुके हैं। अगर हम क्रम के अनुसार बात करेंगे और दोनों गणना के अनुसार बात करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। आगे प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू कर दिया गया प्रस्तावना को। और भीमराव अंबेडकर द्वारा बहुत अतुलनीय योगदान देने के लिए संविधान में के निर्माण में, वैसे तो बहुत सारे सदस्यों ने योगदान दिया। BN राव थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, KM मुंशी थे, SC मुखर्जी थे,
ईटी के समाचार थे, बहुत सारे सदस्य थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे सदस्यों ने योगदान दिया। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण से उन्हें भारत के संविधान का पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। उन्हें माना जाता है, उनके ज्ञान के ने बहुत फायदा पहुंचाया भारतीयों को। एक प्रकार से संविधान निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे हम बात करेंगे तो संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों की बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। वहीं मई 1949 में भारत में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित हो गई थी, यानी कि भारत राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया और 24 जनवरी को ही 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, उनको अब भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम अगर बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की, तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह या प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी, ध्यान रखना, हाथी का जो चिन्ह था उसको मोहर के रूप में स्वीकार किया गया था। वहीं सर वी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.वी.आर. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये किसी भी परीक्षा के लिए कि एच.वी. आयंगर को, या संविधान सभा का सचिव कौन था? एच.वी.आर. आयंगर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया, सचिव बनाया गया था एच.वी. आयंगर को। एच.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। वहीं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, यानी कॉलीग्राफर थे। जो लिखा गया था भारतीय संविधान वो एक प्रकार से इटैलिक था, इटैलिक मतलब प्रवाह में लिखा गया था, और उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे और इन्होंने मूल संविधान का एक प्रवाहमय या इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था भारतीय संविधान। फिर आगे बात करेंगे तो मूल संस्करण था जो संविधान का, भारतीय संविधान का जो मूल संस्करण का, उसका सौंदर्यकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। ध्यान रखें कि जो एक प्रकार से चित्रण किया गया, जो सजाया गया था संविधान, जो पहली प्रति थी, उसको सजाने का कार्य, सौंदर्यीकरण और सजावट का काम शांति निकेतन के कलाकारों या चित्रकारों द्वारा किया गया था, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ये दो लोग शामिल थे। एक कौन थे? नंदलाल बोस थे, ठीक है, और दूसरे थे व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने संविधान को सजाने का काम किया। वही मूल प्रस्तावना को या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय, सौंदर्यकृत और अलंकृत किया गया था। मतलब जो मूल प्रस्तावना थी उसको इन लोगों ने डेकोरेट किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसे लिखा और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण किया गया, ठीक है, और अलंकृत किया गया। मूल संविधान जो है, संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। ध्यान रखें, हिंदी
हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामिति किया, एक प्रकार से उसको डेकोरेट किया। इस प्रकार से ये हमने जाना कि भारतीय संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। हमने पूरी तरह के संविधान के एक एक पक्ष को समझा, लेकिन अभी हमने इस वीडियो में समितियों की बात नहीं की थी। समितियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में, अगली क्लास में चर्चा करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बिल्कुल घोंट लीजिए, रट लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। और जिस किस को भी इस पूरे जो मैंने संविधान सभा का टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक की अगर आपको पीपीटी फाइल चाहिए या हमारी मतलब जो पीडीएफ फाइल चाहिए है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी क्लासेस झांसी से सर्च कर लें, उसमें आ जाएगा और उससे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और